ठीक है। लिस्ट ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स देखो बहुत सारे हैं, 17 18 इससे भी ज्यादा है, बट जो मेजर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट है ब्लो होल्स, पोरोसिटी, श्रिंकेज, मिसरन एंड कोल्ड शट, इंक्लूजन, हॉट टीयर्स, कट्स एंड वॉशेस, मेटल पेनिट्रेशन, ड्रॉप, फ्यूजन, शॉर्ट मेटल, शिफ्ट, रेड टेल्स, स्वेल, हार्ड स्पॉट, रन आउट, वार्पेज, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है। एक एक डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके कॉजेस, वो डिफेक्ट क्या है, उसके कॉजेस, और वो नहीं होने चाहिए इसलिए उसकी रेमेडीज। बहुत इजी है, बस आपको डिफेक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन लिस्ट द डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग एंड एक्सप्लेन एनी टू और एक्सप्लेन एनी थ्री। तो एक्सप्लेन मतलब क्या है कि वो डिफेक्ट क्या है वो बताना है, उसके कॉजेस क्या है कि ये किस वजह से होता है, और उसके रेमेडीज। आंसर लिखना बहुत ही इजी है, जैसे कि ये फर्स्ट डिफेक्ट है, ब्लो होल्स। ब्लो होल्स मतलब अंदर अगर एयर या फिर कोई गैस ट्रैप हो गई है वाइल सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग में, तो उसकी वजह से खाली जगह रह जाती है, उसको ब्लो होल्स बोलते हैं। देखो आंसर, इसका आंसर लिखने का तरीका बहुत ही इजी है। अगर आपको ये डिफेक्ट क्या है पता है ना, तो आप आंसर आराम से लिख सकते हो, बस दिखता बड़ा है ये आंसर। ब्लो होल्स क्या है, कैविटीज इन कास्टिंग, इसको थोड़ा एलेबरेट करके लिखना है। कैविटीज इन कास्टिंग मतलब कास्टिंग में जो कैविटीज बनती है, ये देखो राइट साइड में फिगर्स है, यहाँ पे एक कास्टिंग है, उसमें देखो यहाँ पे हवा ट्रैप हो गई थी, इसलिए यहाँ पे इस खाली जगह में वो मॉल्टन मेटल नहीं भरा है, तो ये एक कैविटी बन गई, इसको ब्लो होल बोलते हैं। ये सेकंड वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे भी हवा भर रह गई थी, ये बराबर वेंट नहीं हुई थी, हवा बराबर पोरोसिटी में निकली नहीं थी, बिकॉज ऑफ पोरोसिटी, या फिर ट्रैप हो गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे मॉल्टन मेटल नहीं भरा और सॉलिडिफाई हो गया, तो दिस इज ब्लो होल। थर्ड डायग्राम में भी देखो, ये सरफेस में दिख रहा है, यहाँ पे भी सरफेस में है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, ये जो सेकंड वाला है उसको काटा है तभी दिखा। बहुत सारे ब्लो होल तो अंदर ही रह जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, वो इंस्पेक्शन साउंड टेस्टिंग वगैरह करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ब्लो होल है। लिखना कैसा है इसका आंसर, ब्लो होल्स टॉपिक देना है, उसका क्या होता है ब्लो होल, इट इज द कैविटीज इन द कास्टिंग ड्यू टू एयर और समथिंग। कॉजेज देखो, उसका रीजन क्या होता है, 4 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक या 2 पॉइंट भी, वो इस पे डिफेक्ट पे डिपेंड करता है। एक्सेस मॉइस्चर इन द सैंड, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है सैंड में, तो गर्म उसमें मॉल्टन मेटल डालते हैं तो मॉइस्चर स्टीम बन जाता है, और वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है, तो दैट इज द रीजन। कोर्स नॉट बेक सफिशिएंटली, कोर्स जो होते हैं वो भी सफिशिएंटली बेक नहीं है, उसमें भी मॉइस्चर कंटेंट है, तो उसके वजह से भी होता है। यूज ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर्स, ऑर्गेनिक बाइंडर्स क्या करते हैं, उस वो जब गर्म होते हैं तो उसमें से गैसेस रिलीज होती है, तो वो बाइंडर्स ऑर्गेनिक नहीं यूज करने का। कोर्स एंड मोल्ड्स नॉट वेंटेड, वेंटेड मतलब क्या, वेंट रॉड्स होते हैं, अपना हमने इक्विपमेंट यूज टू प्रिपेयर मोल्ड में वेंट रॉड्स देखे, वहां पे छोटे छोटे होल्स करते हैं सो दैट एयर बाहर निकल जाए, तो ये वेंटेड नहीं होंगे इसलिए एयर नहीं निकल सकती, गैस नहीं निकल सकती। और हार्ड रैम्ड मोल्ड, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा दबा दबा के मोल्ड बनाया है, तो उसके वजह से पोरोसिटी नहीं रहती है मोल्ड में और वो एयर बाहर नहीं निकल सकती। ये कॉजेज हो गए। ब्लो होल्स का एक मेन कॉज है कि एयर ट्रैप हो जाती है, तो एयर ट्रैप होने के बहुत सारे कॉजेज है, ये 4। अब रेमेडीज, जितने कॉजेज उतने रेमेडीज। अगर रीजन एक्सेस मॉइस्चर है तो रेमेडी में क्या आएगा, कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट। रेमेडी मतलब क्या करना चाहिए जिससे ये चीज नहीं होगी, रीजन, अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो मॉइस्चर कम कर दो भाई, ये ऐसे करके हर एक कॉजेज के हर एक रेमेडीज लिखने की। ठीक है। सेकंड वाला, कोर नॉट बेक सफिशिएंटली, तो उसका रेमेडी क्या होगा, कोर शुड बी एडिक्वेटली ब्रेक। ठीक है। तो ये जितने कॉजेज है उतने ही इसकी रेमेडीज बन जाती है, तो ये आपका आंसर डबल हो जाता है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, इजी है, बस आपको ये डिफेक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो अभी रेमेडीज देखते हैं। यहाँ पे यूज क्लीन चिल्स एंड चैपलेट्स, लेस ऑर्गेनिक बाइंडर शुड बी यूज, यहाँ पे देखो यूज ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर्स है, यहाँ पे लेस ऑर्गेनिक बाइंडर शुड बी यूज, ऑर्गेनिक बाइंडर्स यूज करना पड़ता है, कम क्वांटिटी में करो जिससे गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। कोर्स एंड मोल्ड शुड बी वेंटेड प्रॉपरली, ये भी ये देखो कोर्स एंड मोल्ड वेंटेड नहीं है इसलिए ब्लो होल होते हैं, तो कोर्स एंड मोल्ड शुड बी वेंटेड प्रॉपरली एंड मोल्ड शुड नॉट बी रैम्ड एक्सेसिवली हार्ड। यहाँ पे रीजन है हार्ड रैम मोल्ड्स, तो वो एक्सेसिवली हार्ड नहीं मोल्ड होने चाहिए। तो समझ गए, कॉजेस पता हो गए तो हम रेमेडीज आराम से बन सकता है। जितना कॉजेज है वो नहीं करने का भाई,
तुमको वहां जाके तुमको सपोज हाथ पे हथौड़ा मारने से तकलीफ हो रही है तो मत मारो, वो रेमेडी हो गई है। समझ में आया? तो ये ऐसे हम आंसर बना सकते हैं इसका। ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्यों होता है? व्हाट इज पोरोसिटी? ड्यू टू गैसेस एब्जॉर्ब बाय द मॉल्टन मेटल। मॉल्टन मेटल कुछ गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे सल्फर है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो कुछ गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से, और जब सॉलिडिफाई होता है तब वो गैसेस रिलीज कर देता है। जब टेम्परेचर कम होता है रिलीज कर देता है, तो सॉलिडिफिकेशन की वजह से वो गैसेस बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता है, इसलिए वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो ये उसको पोरोसिटी बोलती है। डायग्राम देखो यहाँ पे, ये पोरोसिटी है। यहाँ बीच में बहुत सारे होल्स है, यहाँ पे देखो बबल्स, छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं पानी में। अगर सोडा आप देख रहे हो तो सोडा में से बबल्स निकल रहे हैं, पर पानी में से वो निकल सकते हैं बबल्स। अब सॉलिडिफाइड मेटल में से नहीं निकल सकते हैं वो बबल्स, तो वहां पे ट्रैप हो जाता है, इसलिए उसको पोरोसिटी बोलते हैं, और वो वैसा डिफेक्ट होता है। कॉजेस क्या है उसका? हाई पोरिंग टेम्परेचर, लेस फ्लक्स यूज्ड। फ्लक्स क्या है? लाइमस्टोन जैसा सब कुछ मटेरियल यूज करते हैं जिससे ये सब गैसेस जो है रिएक्ट नहीं होती है। अगर रिएक्ट भी हो गई तो वो गैसेस एलिमिनेट कर देता है। फ्लक्स अलग अलग टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनुलर लाइमस्टोन हो गया, या फिर कुछ ग्रेफाइट हो गया, वैसा कुछ। तो दीज आर फ्लक्सेस। हाइड्रोजन पिकअप ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। तो ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेगा, फिर लो टेम्परेचर आएगा, फिर से हाइड्रोजन निकलने की कोशिश करेगा, पर जगह नहीं मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड में मॉइस्चर है, वो भी बबल्स बन के उसमें रहेंगे, मॉल्टन मेटल में आ जाएंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन फर्नेस। फर्नेस में भी मॉइस्चर रहता है, तो उसकी वजह से भी होता है। रेमेडीज क्या है इसकी? प्रॉपर मेल्टिंग टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। टेम्परेचर यहाँ पे देखो हाई पोरिंग टेम्परेचर है, प्रॉपर टेम्परेचर शुड बी, हाई नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करना है जितना रिक्वायर्ड है। लेस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स शुड बी यूज। जैसा कॉजेज वैसा रेमेडीज। प्रॉपर गेटिंग सिस्टम फॉर क्विक कूलिंग। एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मोल्ड शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। मोल्ड में जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम से कम, जितना कम रख सकते हैं उतना अच्छा है। ये पोरोसिटी है। नेक्स्ट है श्रिंकेज। श्रिंकेज आपको मालूम है, सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे श्रिंकेज होता है, तो वो श्रिंकेज की वजह से भी कुछ डिफेक्ट होते हैं। वैसे तो हम लोग अलाउंसेस देते हैं, बट फिर भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखो ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। श्रिंकेज डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे बीच में श्रिंकेज हो जाता है ड्यू टू श्रिंकेज, यहाँ पे कैविटी प्रोड्यूस हो गई। अगर बाहर से श्रिंकेज है तो वो हमको दिखता है। ये सेकेंड वाले डायग्राम में देखो, थोड़ा सा वो सॉलिडिफाई होते वक्त क्या होता है, थोड़ा सा अगर सर्कुलर कास्टिंग है तो बीच में से थोड़ा सा नीचे अंदर दब जाएगा। दैट इज ड्यू टू सॉलिड वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में आपको समझ में आएगा। तो इसके कॉजेस क्या है? inadequate and improper gating, riser and chilling. राइजर डिजाइन एंड चिलिंग, जो राइजर है, गेटिंग डिजाइन है, चिलिंग डिजाइन है, वो इम्प्रॉपर डिजाइन है, बराबर डिजाइन नहीं है, इसलिए उसका श्रिंकेज का डिफेक्ट हो रहा है। इम्प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए श्रिंकेज अलाउंस होता है। उसके रेमेडीज क्या है? एंश्योर प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। अगर इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर कर दो, और डिजाइन फॉल्टी है तो फिर डिजाइन अच्छा कर दो। प्रॉपर डिजाइन ऑफ कंप्लीट गेटिंग सिस्टम एंड राइजर डिजाइन। ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट। ओपन मतलब जो हम बाहर की तरफ रहता है, सरफेस की तरफ जो श्रिंकेज डिफेक्ट रहता है उसको ओपन डिफेक्ट बोलेंगे, और जो अंदर रहता है, जो दिख नहीं सकता जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं या फिर कुछ मशीनिंग नहीं करेंगे, उसको क्लोज डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये श्रिंकेज हो गया। नेक्स्ट है मिसरन और कोल्ड शट्स। इसका क्या डेफिनेशन है? मॉल्टन मेटल फेल्स टू रीच द सेक्शन। मॉल्टन मेटल पोर करते करते वो टेम्परेचर अपना लूज करना स्टार्ट, जैसे फर्नेस में से निकलता है टेम्परेचर लूज करना स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर तक नहीं आता है तब तक वो फ्लो हो सकता है। अगर पोर करते करते वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया तो वो कंप्लीट हर सेक्शन में फिलअप नहीं होगा। देखो ये फर्स्ट वाला डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आते आते वो ठंडा हो गया तो वो फिलअप नहीं हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, तो दिस इज मिस रन। यहाँ पे भी देखो ये मिस रन है अगर सेक्शन फिल नहीं हुआ। कोल्ड शट किसको बोलते हैं? कि अगर दोनों तरफ से मेटल आ रहा है पर दोनों इतने टेम्परेचर पे नहीं कि दोनों फ्यूज हो सके,
तो दोनों के बीच में ऐसा सेक्शन बनता है, इसको कोल्ड शट बोलते हैं। देखो एक्चुअल कास्टिंग में ये बीच वाला जो डायग्राम रेड सर्कल में दिखा रहा है, दैट इज एक्चुअल कोल्ड शट। ऐसा होता है, इस तरफ से भी मेटल आया, उस तरफ से भी मेटल आया, बट दोनों का टेम्परेचर इतना नहीं कि दोनों मिक्स हो सके। अबाउट इट इज अबाउट टू सॉलिडिफाई, तो कोल्ड शट, दिस इज द डिफेक्ट। इसके कॉजेस देखो, लैक ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। ये कोल्ड शट डिफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उससे और 100-200 डिग्री ज्यादा उसको गर्म करते हैं, सो दैट उतना विंडो हमको मिलता है कि उतना टेम्परेचर आने तक वो फ्लूइडिटी उसकी मेंटेन रहे। तो कॉजेस है लैक ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल, फॉल्टी डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम या जो भी है ऑफ कास्टिंग, वेरी थिन सेक्शंस ऑफ कास्टिंग। अगर एकदम पतले पतले सेक्शंस है कास्टिंग के, जैसे यहाँ पे देखो कोल्ड शट में पतले पतले सेक्शंस है, तो वो हीट ज्यादा लूज करेगा और वहां पे जाके कोल्ड शट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। एंड अगेन फॉल्टी डिजाइन ऑफ राइजर और समथिंग। रेमेडीज क्या है इसका, हाई पोरिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मेल्टिंग टेम्परेचर से 100 डिग्री 100-200 डिग्री एटलीस्ट हाई होना चाहिए। इम्प्रूव द डिजाइन, अगर फॉल्टी डिजाइन है तो इम्प्रूव करो डिजाइन को। थिकर सेक्शंस व्हिच कैन बी मशीन्ड लेटर, अगर मुझे कुछ पतली चीज मैन्युफैक्चर करनी है उसमें पतली चीज, तो वो थोड़ा सा थिक बनाओ सो दैट वो सॉलिडिफाई नहीं हो, और बाद में चाहिए तो उस पर मशीनिंग करके हम लोग उसको पतला कर सकते हैं। देन मॉडिफाई द डिजाइन एंड गेटिंग सिस्टम, अगर मिश्रण हो रहा है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो गेटिंग सिस्टम में। ये मिश्रण हो गया। देन इंक्लूजन मतलब क्या है, सेपरेट नॉन मेटेलिक फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट इन कास्टिंग। सैंड है, बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स है, इंप्योरिटीज होती है मॉल्टन मेटल में, स्लैग होता है, अगर वो भी इंक्लूड हो गया तो मेटल के जगह पे वो इंक्लूजन्स रहेंगे, सैंड पार्टिकल्स है, स्लैग है, वो सब जैसे सैंड है, गैसेस है, डर्ट है, स्लैग है, वो इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे देखो डायग्राम फिगर में आपको दिख रहा है, ये एक पार्ट है और इस पार्ट में ये जो साइड में दिख रहा है दैट इज इंक्लूजन। ड्यू टू दैट इंक्लूजन यहाँ पे सैंड फंस गया होगा या फिर कुछ एयर ट्रैप हो गई होगी या फिर कुछ डर्ट रह गया होगा, इसलिए ऐसा बन गया है। इसके कॉजेस है प्रेजेंस ऑफ स्लैग इन मॉल्टन मेटल। एक मिनट, ओके, तो ये इंक्लूजन हो गया। इसके कॉजेस देखो, प्रेजेंस ऑफ स्लैग इन मॉल्टन मेटल, सैंड इरोजन इन मोल्ड, जो सैंड रैम किया गया है वो इरोज हो जाएगा ड्यू टू मॉल्टन मेटल, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड गैसेस इन मोल्ड, फॉल्टी डिजाइन एंड फॉल्टी पोरिंग, अगर गलत तरीके से पोरिंग किया जा रहा है तो वो उसके साथ भी कचरा चला जाएगा। रेमेडीज, गेट रिड ऑफ स्लैग्स एंड इम्प्योरिटीज इन मॉल्टन मेटल बिफोर पोरिंग, पोरिंग करने से पहले ऊपर जो स्लैग फ्लोट हो रहा है उसको निकाल के फेंक दो, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉपरली रैम द मोल्ड एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, मोल्ड को बराबर रैम करेंगे हम लोग अच्छे से प्रेशर देके, एडिकेट प्रेशर, ज्यादा भी नहीं देना है कम भी देना है, सो दैट उसकी जो सैंड है वो इरोजन नहीं हो। एंड इम्प्रूव पोरिंग टू मिनिमाइज टर्बुलेंस, पोरिंग इम्प्रूव करो तो टर्बुलेंस नहीं होगा, उसकी वजह से सैंड नहीं निकलेगी। ये इंक्लूजन्स है। देन हॉट टीयर्स मतलब खून के आंसू नहीं है। हॉट टीयर्स मतलब आप देखो, सॉलिडिफाई होते वक्त ये अगर ऐसा कोई सेक्शन रहा तो सॉलिडिफिकेशन की वजह से सॉलिडिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, श्रिंकेज होता है, तो ड्यू टू दैट श्रिंकेज कभी कभी क्रैक्स डेवलप हो जाता है, जो जहां पे अगर श्रिंकेज अलाउंस नहीं दिया है, जैसे कि ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे श्रिंकेज अलाउंस ज्यादा नहीं दिया था तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया, ठीक है, दिस इज नोन एज हॉट टीयर्स। इसका ही देखो नीचे वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे क्रैक है, दिस इज हॉट टीयर। इसके कॉजेस क्या है, लो स्ट्रेंथ ऑफ कास्टिंग मटेरियल जो है उसका स्ट्रेंथ लो होता है, इंफीरियर सैंड, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी की सैंड यूज की जा रही है, सॉफ्ट रैमिंग एंड रफ हैंडलिंग ऑफ मोल्ड, सॉफ्ट रैमिंग, ज्यादा प्रेशराइज करके रैमिंग नहीं किया है, और रफ हैंडलिंग, मोल्ड अगर अच्छे से नहीं हैंडल किया तो। फॉल्टी डिजाइन, लैक ऑफ कोलैप्सिबिलिटी इन कोर एंड मोल्ड, कोलैप्सिबिलिटी मतलब ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन वो कोलैप्स होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर है मतलब थोड़ा टूट जाना चाहिए मोल्ड या फिर कोर, वो नहीं हो रहा है तो उसके वजह से होगा। एंड रेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्टिंग, इफ कास्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो भी उसकी वजह से क्रैक डेवलप होगा। रेमेडीज, यूज हाई स्ट्रेंथ ऑफ कास्टिंग मटेरियल,
proper design, increase collapsibility of mold and core, do not restrict contraction of casting using proper design, use superior sand and proper handling and hard running. ये देखो कॉज के जो पॉइंट्स है उसी को रिवर्ट करके यहाँ पे रेमेडीज में बताया कि जिस रीजन से हो रहा है वो रीजन मत करो, ठीक है। ये हॉट टीयर्स हो गया। नेक्स्ट है कट्स एंड वॉशेस। कट्स एंड वॉशेस में क्या है, एक्सेस मटेरियल ड्यू टू इरोजन ऑफ सैंड। यहाँ पे देखो ये एक स्प्रू है, ये स्प्रू से जैसे मॉल्टन मेटल आ रहा है तो ये नीचे का जो पार्ट दिख रहा है आपको वो उसके वजह से इरोड हो जाएगा, वहां पे भी मॉल्टन मेटल भरेगा एंड दैट पार्ट इज नोन एज कट्स एंड वॉशेस। ये यहाँ पे सैंड वॉश हो गई और वहां पे सैंड भर गई है, ठीक है। तो दिस आर कट्स एंड वॉशेस। कॉजेस क्या है, इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड एंड कोर। मोल्ड है, कोर है, उसका इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ है। लैक ऑफ बाइंडिंग मटेरियल ज्यादा नहीं यूज किया तो वो इरोड हो जाएगा। एंड फॉल्टी डिजाइन ऑफ ग्रेड्स। रेमेडीज क्या है, एडिक्वेट राइमिंग, यूज सफिशिएंट बाइंडिंग मटेरियल्स एंड इंप्रूव गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये एंड प्रॉपर डिजाइन। यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में देखो ये यहाँ पे गेट था और यहाँ इसके वजह से गेट के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल आ गया है बिकॉज सैंड इरोड हो गया, फिर वो मशीनिंग करके निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है मेटल पेनेट्रेशन। मेटल पेनेट्रेशन मतलब मोल्डिंग सैंड जो होती है ना उसके अंदर, अब वो पोरस होती है, थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्स यूज किए तो वो पोरस ज्यादा होती है, उसके अंदर भी थोड़ा सा मेटल घुस जाता है। देखो ये मेटल पेनेट्रेशन, ये सरफेस मेरा होना चाहिए बट थोड़ा सा अंदर ऐसे कांटे जैसे बन गया है, इसको पेनेट्रेशन बोलते हैं। मॉल्टन मेटल एंटर्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड ग्रेन्स। सैंड ग्रेन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पे एंटर हो जाता है। कॉजेस यूज ऑफ कोर्स सैंड। कोर्स मतलब बड़े बड़े दाने होते हैं उसके, वैसा सैंड यूज किया जाता है। हाई परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड। अगर मोल्डिंग सैंड की परमेबिलिटी ज्यादा है तो एयर जहां से निकलनी चाहिए वहां पे मोल्टन मेटल भी घुस जाएगा। हाई फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल, लो स्ट्रेंथ मोल्ड एंड सॉफ्ट रैमिंग। रेमेडीज क्या है, यूज एडिकेट फाइन सैंड, मतलब ठीक ठाक सैंड यूज करो, एकदम फाइन सैंड करेंगे तो फिर वो पोरोसिटी भी नहीं होगा। यूज एडिक्वेट परमेबिलिटी, एडिकेट फ्लूइडिटी, मतलब ऑप्टिमम फ्लूइडिटी यूज करो, एकदम ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए कि कोल्ड शट हो जाए या फिर मिस रन हो जाए। हार्ड रैमिंग एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड की। नेक्स्ट है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स में क्या होता है, ड्रॉप का मतलब क्या है, अगर मोल्ड में कोई ऊपर की तरफ की सैंड है वो टूट के नीचे गिर जाती है वाइल हैंडलिंग, तो राइमिंग करते वक्त या फिर हैंडलिंग करते वक्त वो टूट के नीचे, जैसे अपने बिल्डिंग में अपन अपने छत का प्लास्टर नहीं टूट के गिरता है वैसे ही ड्रॉप्स वो ड्रॉप होता है, वैसे ही मोल्डिंग सैंड जो होती है वो भी ऊपर से टूट के गिर जाती है। पोर्शन ऑफ सैंड ब्रेकिंग आउट एंड ड्रॉपिंग इन मेटल। पोर करते वक्त जो पोर्शन ऑफ सैंड ऊपर से टूट के नीचे आके मेटल में मिक्स हो जाता है। कॉजेस क्या है, लो ग्रीन सैंड इन मोल्डिंग सैंड, जो सैंड की स्ट्रेंथ है वो लो है। टू सॉफ्ट रैमिंग, एकदम धीरे सॉफ्टली रैम किया गया है, ऐसे ही हाथ से ही दबा के उसको किया है तो वो स्ट्रेंथ नहीं रहता। इनएडिक्वेट रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कभी कभी यूज किया जाता है अगर पतले पतले सैंड के सेक्शन है तो वहां पे नेल्स या फिर स्क्रू लगाए जाते हैं सो दैट वो सैंड के सेक्शन टूट नहीं जाए, तो वो रीइंफोर्समेंट नहीं किया गया होगा। तो रेमेडीज, मॉडिफाई कंपोजिशन, सैंड की कंपोजिशन मॉडिफाई करो, प्रोवाइड हार्डर रैमिंग एंड प्रोवाइड एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट यूजिंग नेल्स या फिर कोई रीइंफोर्समेंट मटेरियल यूज करके उसको पकड़ के रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या है, द सैंड मेल्ट्स ड्यू टू हीट एंड गेट्स फ्यूज टू द कास्टिंग सरफेस। अब सैंड है, आपको मालूम है सैंड भी मेल्ट होती है, अगर कोई मटेरियल को मैं यूज कर रहा हूँ जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आसपास है सैंड के बट सैंड जितना नहीं है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो सैंड भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। सैंड मेल्ट करके हम लोग सिलिकॉन यूज करके उसको ग्लास बनाते तो वो भी मेल्ट होके उसके साथ फ्यूज हो जाएगी। ये डायग्राम देखो, सैंड इसके साथ फ्यूज हो गई है, फिर इसको मशीनिंग करके हमको निकालना पड़ता है क्योंकि सैंड भी मेल्ट हो गई। कॉजेस क्या है, लो रिफ्रैक्टरीनेस इन मोल्डिंग सैंड, अगर लो क्वालिटी की सैंड है तो रिफ्रैक्टरीनेस, गर्मी सहने की शक्ति नहीं होती है उसमें, मेल्ट हो जाते हैं। फॉल्टी गेटिंग, टू हाई पोरिंग टेम्परेचर एंड पुअर फेसिंग सैंड, फेसिंग सैंड जो होती है वो पुअर होती है, मतलब क्वालिटी कम होती है उसकी।
रेमेडीज improve refractoriness, modify gating system, use lower pouring temperature and improve quality of facing sand. ठीक है, ये फ्यूजन हो गया. नेक्स्ट है शॉर्ट मेटल. शॉर्ट मेटल मतलब स्मॉल मेटल शॉट्स एम्बेडेड इन द कास्टिंग. शॉट्स मतलब क्या है कि आप लोग ये डायग्राम देख के समझ लो. अगर मैंने किसी ठंडी चीज के ऊपर अचानक गर्म चीज डाल दी तो वो तड़कता है, मतलब उसके छोटे छोटे बॉल्स निकलते हैं. इमेजिन करो कि मॉल्टन मेटल में सैंड के ऊपर डाल रहा हूँ तो वो जो पहले पहले जो मॉल्टन मेटल टच होगा सैंड को, सैंड तो ठंडी है, वो सडनली ठंडा हो जाएगा, स्मॉल छोटे छोटे बॉल्स बन जाएंगे. ये चीज उसमें होती है अगर प्री हीटिंग नहीं किया गया मोल्ड को. तो ये ऐसे बॉल्स बनेंगे, बॉल अंदर ही अंदर मोल्ड में उड़ेंगे और वो बाद में ठंडे बॉल्स इंक्लूड हो जाएंगे मॉल्टन मेटल में. ठीक है, तो जब उसको तोड़ेंगे या फिर उसको काटेंगे तो ऐसे बॉल्स दिखते हैं, वो बॉल्स लगे हुए. तो ये उसको बोलते हैं शॉर्ट मेटल. कॉजेस क्या है? टू लो पोरिंग टेम्परेचर. टू लो पोरिंग टेम्परेचर मतलब नॉर्मली सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर के पास आएगा और वो ठंडे मोल्ड को टच होगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा डायरेक्ट. एक्सेस सल्फर कंटेंट इन द मेटल. मेटल में अगर ज्यादा सल्फर है तो उसकी वजह से भी होता है. एंड हाई मॉइस्चर इन सैंड. रेमेडीज क्या है? हाई पोरिंग टेम्परेचर, रिड्यूस सल्फर कंटेंट एंड रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट. ये हो गया शॉर्ट मेटल. नेक्स्ट है शिफ्ट. शिफ्ट मतलब सिंपल है, मिसअलाइनमेंट. मिसअलाइनमेंट बिटवीन टू सरफेसेस. दो सरफेसेस के बीच में अगर जो कोप एंड ड्रैग होता है, ऊपर का मोल्ड होता है और नीचे का मोल्ड होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर नहीं ज्वाइन हुए तो मिसअलाइनमेंट होता है. उसको बोलते हैं शिफ्ट. डायग्राम फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा. देखो, एक दूसरे को बराबर ज्वाइन नहीं है, ये एक डिफेक्ट है. इसके रीजन क्या है? वोर्न आउट और बेंट क्लैंपिंग पिंस. कोप एंड ड्रैग में क्लैंपिंग पिंस होते हैं, या तो वो खराब हो चुके हैं या बेंड हो चुके हैं. मिसअलाइनमेंट, अगर बराबर अलाइनमेंट नहीं किया. इम्प्रॉपर सपोर्ट और लोकेशन ऑफ कोर. कोर को अगर ठीक से लोकेट नहीं किया, उसको ठीक से सपोर्ट नहीं दिया तो भी होगा. एंड फॉल्टी कोर बॉक्स. रेमेडीज क्या है? रिपेयर और रिप्लेस द पिंस. जो कोप एंड ड्रैग है उसके पिंस को रिपेयर करो, नहीं तो चेंज कर लो. लोकेट द कोर प्रॉपरली, प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू द कोर एंड रिपेयर द कोर बॉक्स. रिपेयर कर सकते हो तो करो, नहीं तो नया कोर बॉक्स यूज करो. ये शिफ्ट्स है. ये कुछ मेजर डिफेक्ट्स मैंने बताया है. बाकी के डिफेक्ट्स जो है वो पूरे, ये कॉजेज और रेमेडीज, ये पूरा टेबल है. मैं फोटो खींच के आपको क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा. ठीक है, अराउंड 17 और 18 डिफेक्ट्स है. इसमें से मेजर हम लोग ने पढ़ लिए, 4-5 है, छोटे मोटे वो आप लोग उसमें से पढ़ो. एक एक दो दो पॉइंट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग का इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब एक सैंपल लेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करके देखेंगे हम लोग कि कितने स्ट्रेंथ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितने लोड पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, उससे टेस्टिंग हो जाएगा मेरा. सेकंड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसमें जो जिस सैंपल को टेस्ट करना है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, ऊपर ऊपर से टेस्टिंग किया जाता है. डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में शियर टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग एंड कंप्रेसिव टेस्टिंग है. जो तोड़ के जिस लोड में वो पार्ट यूज होना है वो लोड देके हम लोग देखेंगे, हथौड़ी मार के देखेंगे कि कितने लोड पे टूटता है, मशीन से कंप्रेस करके देखेंगे कितने लोड पे टूटता है. दैट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. उसमें शियर, टेंसाइल, कंप्रेसिव, इम्पैक्ट वगैरह वो सब आता है, इम्पैक्ट टेस्टिंग वगैरह. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग. नॉन डिस्ट्रक्टिव, बिना उसको डैमेज किए, बिना उसको तोड़े. तो फर्स्ट है विजुअल इंस्पेक्शन. विजुअल इंस्पेक्शन मतलब ऐसे ही देख के हम लोग, कास्टिंग बन गया उसको देख के कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है. ये सब बहुत सारे डिफेक्ट है. ब्लो होल्स दिख सकते हैं उसमें, स्लैग इंक्लूजन दिख सकता है. ये देख के हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं. उसको नॉर्मली विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट है इंस्पेक्शन फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी. एक वर्नियर कैलिपर लेंगे या फिर कोई स्केल लेंगे, कोई माइक्रोमीटर लेंगे और उसको डायमेंशन वाइज चेक करेंगे, मेजर कर करके. वो हो गया इंस्पेक्शन फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी. नेक्स्ट है साउंड टेस्ट. साउंड टेस्ट मतलब एक छोटा सा हथौड़ा लेंगे और उसको ऐसे हल्के हल्के ब्लो मार के देखेंगे. जहां साउंड चेंज हो गया, जहां पे साउंड चेंज हो गया वहां पे समझ जाएंगे कि अंदर कुछ होल पड़ा है. ठीक है, तो ये साउंड टेस्ट हो गया. एक मिनट. हाँ, फिर उसके बाद आता है इम्पैक्ट टेस्टिंग. इम्पैक्ट टेस्टिंग मतलब जो
बड़े हथौड़े से हम लोग मार के देखेंगे, उसको इम्पैक्ट देंगे और उसको टेस्ट करेंगे। अगर टूट गया तो फेल हो गया, नहीं टूटा तो ठीक है। प्रेशर टेस्ट, उसके ऊपर प्रेशर दे के देखेंगे, जितना प्रेशर पे वो वर्क करना है वो प्रेशर दे के देखेंगे। एक्सरे टेस्ट, एक्सरे टेस्ट थोड़ा सा एडवांस है, जो चीज बाहर से हमको नहीं दिख सकती है, वो सपोज ब्लो होल है, स्लैग इंक्लूजन, वो सब अंदर है तो वो एक्सरे टेस्ट में दिख जाता है। सिमिलरली मैग्नेटिक टेस्ट, मैग्नेटिक टेस्ट में भी हमको मैग्नेट से वगैरह यूज करके देखेंगे, अगर कुछ और इंक्लूजन हुआ अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होगी, उसके वजह से हमको पता चल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा। डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, ये क्रैक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। क्रैक्स पे डाई हम डाई स्प्रे कर दी जाती है, फिर उसको क्लीन करने के बाद उसके ऊपर कैल्शियम का पाउडर डाला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना बोल दो। वो चूना जो है वो क्रैक के अंदर से डाई पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है फिर से, और वो वहां पे क्रैक है जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता है, वो क्रैक हमको दिखने लग जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड टेस्टिंग होता है, एक तरफ से साउंड वेव्स आते हैं, फिर ब्लो होल्स वगैरह रहे तो उसकी वजह से साउंड वेव डिफ्लेक्ट होते हैं,